Assalamu alaikum dear students. I am Mrs. Saima Amir, Senior Subject Specialist Biology serving in DPS Sahiwal. As you know that we people are studying chapter number 17, Coordination and Control nowadays. And today we will discuss the topics of plant hormones. In plant hormones we have talked about auxin in the previous lesson. And today we will discuss the role and commercial applications of gibberellin, cytokinins, abscisic acid and ethene. Then our next topic will be the coordination in animals, and the first element of coordination in animals, that is receptors, we will discuss now. So in the start of lesson I would like to take a recap of the plant hormones, that actually what is a plant hormone. Plant hormones are single molecules produced within the plants that occur in extremely low concentrations. यानी प्लांट हार्मोन्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर ही बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, बट दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल्स फॉर द प्लांट्स. एज यू कैन सी दे कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यानी पूरे प्लांट की ग्रोथ इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्टेम, शूट्स, लीव्स, फ्लावरिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय प्लांट हार्मोन्स. Including the development of the new plant is also under the control of plant hormones. They regulate the size of organs, they regulate the size of root, shoot, stem, fruit size even is selected, and the pathogen defense. Pathogens are the organisms that attack the plants and they can reduce the growth rate, they can reduce the efficiency of the plant. उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट उनका होता है, तो ये प्लांट्स में डिफेंस क्रिएट करते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट कर देते हैं इन पैथोजेंस के अगेंस्ट. एंड दे आल्सो कॉज स्ट्रेस टॉलरेंस. स्ट्रेस मे बी ऑफ एनी टाइप इन द प्लांट, मे बी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द फॉगी वेदर और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिहाइड्रेशन. प्लांट्स में एक ऐसा ड्यूरेशन चल रहा है जिसमें उसको कम पानी अवेलेबल है, ड्रॉट सीजन चल रहा है, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस फॉगी वेदर आ रहा है, मे बी वाटर लॉगिंग, पानी ज़्यादा अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस कॉज करती हैं प्लांट्स के. तो हार्मोन्स प्लांट्स को स्ट्रेस टॉलरेंट बनाते हैं, यानी उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो इस स्ट्रेस वाले सीजन को, स्ट्रेस वाले सेशन को बियर कर सकते हैं, इसको टॉलरेट कर सकते हैं और सर्वाइव करते हैं इस कंडीशन में. Let's talk about the first hormone, that is gibberellins. Gibberellins are produced commercially from the fungal cultures. And commercially they are obtained from fungi, not from plants. The fungal produced gibberellin is very active on the plants and it can cause them to germinate from seeds or even to increase the length of the internode. यानी जिब्रेलिन्स प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जर्मिनेशन का ये सबब बनते हैं और उनकी इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देयर एप्लीकेशंस नाउ. जिब्रेलिन प्रमोट द सेल enlargement in the presence of auxins. In the topic of auxins, you studied that the auxins are responsible for the cell enlargement. यानी सेल का साइज बड़ा होने में, उसको कई गुना तक बड़ा करने में, जब सेल बनता है तो छोटा होता है, उसको मेनी फोल्ड्स बड़ा करने में ऑक्सिन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड जिब्रेलिन दे प्ले अ वेरी सपोर्टिंग रोल इन दिस. ये ऑक्सिन्स को हेल्प करते हैं कि वो सेल का साइज बड़ा कर दें, उसको इनलार्ज साइज का कर दें. एंड दे आल्सो प्रमोट द सेल डिवीजन इन द एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम. एपिकल मेरिस्टम सेल के प्लांट के वो पार्ट्स होते हैं जो एपिक्स कहलाते हैं, जो टिप्स कहलाते हैं, यानी शूट की टिप, ग्रोइंग टिप जो होती है, और रूट की टिप. और इन टिप्स के ऊपर जब ग्रोथ होती है, एपिक्स के ऊपर जब ग्रोथ होती है तो इंक्रीज इन लेंथ होता है. यानी शूट की एपिकल मेरिस्टम जब ग्रो करेगी, उसकी सेल्स डिवाइड करेंगे, वो ग्रो करेगी तो शूट की लेंथ इंक्रीज होगी. इसी तरह से रूट की एपिकल मेरिस्टम पे जब सेल डिवीजन होगी तो रूट की डेप्थ इंक्रीज होगी. तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं और लेंथ में इंक्रीज करते हैं, यानी प्राइमरी ग्रोथ का सबब बनते हैं. एंड कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ, जिसकी वजह से प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है, उसमें भी जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजीड प्लांट्स. बोल्टिंग इज एक्चुअली अ प्रीमेच्योर प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग स्टेम on agricultural crops before the crop is harvested, and it is a natural attempt to produce the seeds and hence to reproduce.
So gibberellins, they play a very important role in bolting. They promote the bud initiation in the shoots of Chrysanthemum callus. क्रिसेंथेमम के फ्लावर्स होते हैं, गुलेदाउदी के फूल आप सबने देखे होंगे। तो गुलेदाउदी के कैलस को जब उसकी टहनियों को, उसकी कलमों को लगाया जाता है तो ये वहाँ पर उसकी शूट्स का बनना, उसकी शूट्स में से, उसकी टहनियों में से बडिंग स्टार्ट करती हैं, यानी फूटना शुरू हो जाती हैं उसकी टहनियाँ, उसमें से लीव्स बनते हैं और उसकी फर्दर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। दे प्रमोट द लीफ ग्रोथ एंड द फ्रूट ग्रोथ। लीफ की ग्रोथ को इंक्रीज करती हैं, बडिंग होती है, लीफ बड्स बनती हैं, लीव्स ग्रो करते हैं और फ्रूट फॉर्मेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। They may induce parthenocarpy. Parthenocarpy is a process in which the plant produces seedless fruits. यानी फ्रूट्स बनती हैं बट विदाउट सीड होती हैं। तो जिब्रेलिन्स में ये एबिलिटी होती है कि ये हार्मोन सीडलेस फ्रूट की वैरायटीज को भी प्रोड्यूस करवा सकती हैं। इन एपिकल डोमिनेंस दे इनहेंस द एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है कि एपिकल डोमिनेंस लेंथ में इजाफा करने में ये ऑक्सिन्स को हेल्प करती हैं और ऑक्सिन के साथ मिलकर प्लांट का साइज, उसकी लेंथ इंक्रीज करवाते हैं। दे ब्रेक द बड एंड सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी इज द पीरियड ऑफ इनएक्टिवनेस। बड डोरमेंट होती है तो वो बड ही रहती है, जब उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है तो वो खिल जाती है, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से सीड को जब जमीन में लगाया जाता है तो वो डोरमेंट होता है, यानी इनएक्टिव होता है। जब उसमें से सीडलिंग बन जाता है तो दैट मीन्स कि उसकी डोरमेंसी ब्रेकअप हो गई है। तो जिब्रेलिन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द सीड एंड द बड एज वेल। दे समटाइम्स बी सब्स्टिट्यूट फॉर द रेड लाइट, यानी रेड लाइट की जगह ये समटाइम्स उसके इफेक्ट कॉज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, बिकॉज जिब्रेलिन्स और रेड लाइट का जो ट्रीटमेंट होता है प्लांट्स के लिए, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉजिंग द सेम इफेक्ट्स। They promote flowering in the long day plants. Long day plants वो plants होते हैं जिनके flowers उस season में produce होते हैं जब day length ज़्यादा होती है, यानी most of the times जो गर्मियों के season के, इस season के जो फूल होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके ऊपर flowering इस season में होती है, तो ये इस season में grow करने वाले plants की flowering को promote करते हैं। And they inhibit the flowering in the short day plants. शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स जो उस सीजन में फ्लावरिंग करती हैं जब डे लेंथ कम होती है, जब फोटो पीरियड कम अवेलेबल होता है उनके लिए, तो उन प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, उसको ये प्रमोट नहीं करते हैं। दे कॉज डिले इन द लीफ सीनेसेंस इन अ फ्यू स्पीशीज। सीनेसेंस इज द एजिंग ऑफ द लीफ, तो ये लीफ की एजिंग को कम करते हैं। बहुत सारी स्पीशीज में लीफ की एज जो है वो पत्ते जो हैं वो ज्यादा देर तक दरख्तों के साथ लगे रह सकती हैं। ये लीफ की सीनेसेंस के प्रोसेस को, उसकी एजिंग को, जब वो पत्ता गिर जाता है तो इट मींस कि उसकी एज अब खत्म हो गई है, तो ये इसकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। ज्यादा देर तक लीव्स जो हैं वो अपनी ब्रांचेस के साथ लगे रह सकते हैं जिब्रेलिन्स की वजह से। लेट्स टॉक अबाउट द कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रेलिन्स। Gibberellins GA, they promote the fruit setting as in tangerines and in pear. Tangerine एक फ्रूट होता है, ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट का एक हाइब्रिड सा ये होता है, और उसमें भी ये फ्रूट सेटिंग, फ्रूट फॉर्मेशन और फ्रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। एज लाइक इन पियर, नाशपाती के फल में भी ऐसा ही होता है कि ये फ्रूट फॉर्मेशन को, फ्रूट की सेटिंग को, उसके बनने को, उसके पकने के प्रोसेस को तेज करते हैं। They are used for growing the seedless grape. पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस से सीडलेस ग्रेप्स, ग्रेप्स की अक्सर वैरायटीज होती हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता है, तो इनकी प्रोडक्शन में भी जिब्रेलिन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। They also increase the berry size. जो फ्रूट का साइज होता है, जो उसके दाने का साइज होता है, उसका इंक्रीज करते हैं, साइज को बढ़ाते हैं ये, यानी फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए अच्छी तरीके से ये हेल्पफुल होती है। GA3 commercially produced gibberellins जो होते हैं, it is used in the brewing industry to stimulate the alpha amylase production in barley, and this promotes malting. Malting converts raw grain into malt, and this malt is mainly used for brewing or the whiskey making. And gibberellins that is used in making of alpha amylase, ये alpha amylase एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्रीविंग इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके साथ जो रॉ बार्ले होता है,
जो खाम या अनकुक्ड फॉर्म में जो बार्ले जिसकी मेल्टिंग की जाती है वो जल्दी मेल्ट होता है और उसके साथ ये उसकी फर्मेंटेशन जो है वो जल्दी होती है। एंड टू डिले द राइपनिंग एंड इम्प्रूव द स्टोरेज लाइफ ऑफ बनानास एंड ग्रेप फ्रूट्स। बनानास के बारे में तो आपको पता होगा कि ये बहुत सॉफ्ट सा फ्रूट होता है, ज्यादा इसका स्टोरेज टाइम नहीं है, इवन घर में भी ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो आपने शायद कभी नोटिस किया हो कि बनानास जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, जब हमारे शहर में आते हैं बागों से या दूसरे शहरों से, तो वो कच्चे होती हैं, रॉ फ्रूट्स होते हैं। और जिब्रेलिन्स होते हैं, ये स्प्रे किए जाते हैं, उसके बाद इनकी पैकिंग की जाती है और इस पैकिंग के बाद इनको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट में 1 वीक से लेकर 2 वीक्स तक जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसमें ये फ्रूट खराब नहीं होता, क्योंकि इसके साथ इनकी राइपनिंग डिले हो जाती है, यानी वो जल्दी पकते नहीं है और उनकी स्टोरेज लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है। सेम इज द केस इन केस ऑफ ग्रेप फ्रूट्स। ग्रेप फ्रूट्स भी जल्दी खुश्क नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो स्टोरेज लाइफ है ना वो बढ़ जाती है, उनका जूस अंदर काफी ज्यादा दिनों तक स्टोर रह सकता है जिब्रेलिन्स की वजह से। So in this way they are very helpful to farmers as well. Let's talk about the next hormone, that is cytokinins. They promote the cell growth by cell division in the apical meristem and in cambium. यानी एपिकल मेरिस्टम में प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की इंक्रीज इन लेंथ करवाने में साइटोकाइनिन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड इन कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में जिसकी वजह से प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है उसमें भी साइटोकाइनिन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से सेल्स की ग्रोथ या उनका नंबर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। दे इनहिबिट द प्राइमरी रूट ग्रोथ। इसके साथ साथ रूट ग्रो भी कर रही है लेकिन जो प्राइमरी रूट है उसका ग्रोथ रेट ये कम कर देते हैं। यानी जो प्राइमरी रूट कौन सी रूट होती है? वो रूट जो रेडिकल से निकलती है, सीड के रेडिकल से जो पहली रूट निकलती है और जमीन में जाती है, प्लांट को एंकर करती है और उसके लिए एब्जॉर्प्शन करती है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। तो ये प्राइमरी रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी वो ज्यादा डीप, ज्यादा गहरी नहीं जाती है सॉइल में। एंड एट द सेम टाइम दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल रूट्स। अब देखिए, प्राइमरी रूट की ग्रोथ को इसने कम कर दिया और लेटरल रूट यानी प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शरी और इवन क्वार्टनरी रूट्स जो ग्रो करती हैं वो ज्यादा ग्रो करने लग जाती हैं। इसके रिजल्ट में होता ये है कि रूट ज्यादा डीप नहीं जाती बल्कि जमीन में ऊपर वाली सतह पर ही, सॉइल से थोड़ा सा नीचे वो फैलना शुरू हो जाती है। ये बहुत एडवांटेजेस होता है प्लांट के लिए, क्योंकि जब हम पौधों को पानी देते हैं तो वो उसी लेवल तक रहता है, वहां से अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ये प्लांट कर सकती है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि प्राइमरी रूट जो है उसकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके साथ से सेकेंडरी रूट, लेटरल रूट्स जो है वो ग्रो कर रही हैं, जिसकी वजह से रूट जो है वो जमीन में स्प्रेड हो चुकी है। दे प्रमोट द बड इनिशिएशन एंड लीफ ग्रोथ। लीव्स को ग्रो करवाती है ये और उसमें बडिंग स्टार्ट होती है, लीफ बड्स बनती हैं, वो लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद इवन फ्लावरिंग बड्स बनना शुरू होती हैं और वो फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। साइटोकाइनिन्स दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड कैन रियरली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। यानी फ्रूट का बनना तो ये स्टार्ट करवाते हैं, उसको तो ये प्रमोट करते हैं, ज्यादा करते हैं, लेकिन सीडलेस फ्रूट को ये प्रमोट नहीं करते। बहुत ही रेयर केसेस में ये होता है कि साइटोकाइनिन्स किसी प्लांट में सीडलेस वैरायटी का बनना, सीडलेस फ्रूट का बनना स्टार्ट करवाएं, अदरवाइज ये फ्रूट्स विद सीड्स को ही प्रमोट करते हैं। दे प्रमोट द लेटरल बड ग्रोथ एंड आल्सो ब्रेक द सीड डोरमेंसी। लेटरल बड्स यानी प्लांट फैलना शुरू हो जाता है, उसकी टहनियां, उसकी शूट्स, उसकी ब्रांचेस यानी एक ब्रांच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आगे से आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस बनती हैं और वो लेटरली फैलना शुरू हो जाता है। और सीड डोरमेंसी ब्रेकअप होती है, यानी सीड को जब जमीन में लगाते हैं तो उससे सीडलिंग जो है वो जल्दी निकलने का चांस होता है साइटोकाइनिन्स की वजह से। दे कॉज डिले इन द लीफ सेनेसेंस। लीफ की एज को ये बढ़ाते हैं, लीफ फॉल को कम करते हैं, लीफ जो है वो ज्यादा देर तक अपनी शूट के साथ अटैच रह सकते हैं। एंड दे प्रमोट द स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग के साथ क्या होता है कि जब स्टोमेटा ज्यादा ओपन होती है, that means gaseous exchange with the environment is increased as well as the rate of
फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। इसी वजह से ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करती हैं। Okay, let's talk about the commercial applications of cytokinins. They delay aging in the fresh leaf crops as in cabbage, lettuce and delay of senescence. यानी लीफ की एजिंग का प्रोसेस के ऊपर ये अच्छा इफेक्ट करते हैं, स्पेशली जो फ्रेश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कैबेज, लेटस वगैरह होती हैं, बंद गोभी या सैलड लीव्स वगैरह जो होती हैं, जो लीफी क्रॉप्स होती हैं, उनकी एजिंग को डिले करते हैं, यानी वो जो वेजिटेबल्स हैं वो ज्यादा देर तक फ्रेश रह सकती हैं। दे ऑल्सो कीप द फ्लावर्स फ्रेश। फ्लावरिंग प्लांट्स की जो क्रॉप्स होती है ना, उनके ऊपर भी साइटोकाइनेंस को कमर्शियली स्प्रे किया जाता है ताकि फ्लावर्स जो है वो ज्यादा टाइम के लिए फ्रेश रह सकें। इस तरह से उनकी ट्रांसपोर्ट मार्केट तक और आगे बायर्स तक उनकी जब तक वो पहुंचते हैं वो ज्यादा फ्रेश रह सकती हैं। एंड दे आर आल्सो यूज्ड टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी ऑफ सम सीड्स। डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं, सीड से सीडलिंग बनना शुरू होती है और प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। Okay students, now we will discuss the next hormone, that is abscisic acid. It inhibits the stem and the root growth during physiological stress. अब देखें, ये वो हार्मोन है जिसको ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा जाता है, यानी ये स्टेम की और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बट इन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी प्लांट के ऊपर जब कोई ना कोई स्ट्रेस की फेज होती है। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कैन बी ड्रॉट, और ड्रॉट क्या है? एक्सट्रीम एंड द प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। पौधे के लिए पानी अवेलेबल ना हो और वो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि काफी टाइम ऐसा गुजर जाए जब उसके लिए पानी अवेलेबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में एब्सिसिक एसिड उसका ग्रोथ रेट कम कर देती हैं ताकि उसकी सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। सेम इज द केस विद वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग इज द इशू व्हेन देयर इज टू मच वाटर इन द प्लांट रूट जोन। जब प्लांट की रूट्स जो हैं उनके पास उस एरिया में बहुत ज्यादा पानी होता है। अब ये ज्यादा पानी भी नुकसानदेह होता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो एक्चुअली ये एक्सेस वाटर कैसे डिसएडवांटेजेस होता है? एक्सेस वाटर की वजह से जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है रूट्स को वो कम हो जाती है। It decreases the oxygen available to the roots, so the waterlogging is also not a good condition for the plant. So abscisic acid ऐसी stress conditions में plants को save करते हैं। Abscisic acid promotes the flowering in the short day plants and inhibits flowering in the long day plants. And this is antagonism to gibberellins. अभी हमने gibberellins किए थे ना, तो gibberellins में हमने पढ़ा था कि वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं। तो एब्सिसिक एसिड उसका उलट, उसका ऑपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक हैं। यानी ये शॉर्ट डे प्लांट्स में या उन प्लांट्स में जिनकी फ्लावरिंग उस सीजन में होती है जब फोटो पीरियड कम होता है, जब दिन छोटे होते हैं, तो उन प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करती हैं। और लॉन्ग डे प्लांट्स में वो प्लांट्स जो उस सीजन में फ्लावरिंग करती हैं जब फोटो पीरियड या डे लेंथ ज्यादा होती है, उनमें ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करती हैं। तो एब्सिसिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं, उसको कम करते हैं, रोकते हैं। इट समटाइम्स प्रमोट्स बड एंड सीड डॉर्मेंसी, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस कंडीशंस। अगर स्ट्रेस कंडीशंस नहीं है या इस तरह की सिचुएशंस हैं कि डॉर्मेंसी ब्रेक हो सकती है, बडिंग स्टार्ट हो सकती है, बड से फ्लावर बन सकते हैं, सीड से सीडलिंग ग्रो कर सकते हैं, तो ये उसको प्रमोट करती हैं। इट प्रमोट्स द लीफ सेनेसेंस, यानी ये लीफ की एजिंग को कम करता है, पत्ते की एज को कम करता है और वो जल्दी ही अपनी शूट से गिर जाएगा इसकी वजह से। इट प्रमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन इज द लीफ फॉल, यानी जो ओल्ड लीव्स होती हैं या जो डिजीज लीव्स होती हैं वो एब्सिसिक एसिड की वजह से जल्दी अपनी शूट से गिर जाती हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकती हैं। जिनके पिगमेंट्स कम होना शुरू हो जाती हैं, जो फोटोसिंथेसिस का रेट जिनमें कम हो जाता है, वो जल्दी लीव्स फॉल कर जाती हैं एब्सिसिक एसिड की वजह से। एंड इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग विल्टिंग। जैसा हमें पता है ना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होता है। एंड परहैप्स एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ऑलमोस्ट डबल्ड, यानी हर
10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीज के बाद रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तकरीबन डबल हो जाता है। अगर हम इसी हिसाब से देखें ऑलमोस्ट अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि सारा प्लांट के अंदर जो वाटर है वो ट्रांसपायर हो सकता है एंड इट मे कॉज विल्टिंग। प्लांट के अंदर पानी की कमी की वजह से वो सूख जाएगा या मुरझा जाएगा। तो ये उस कंडीशन में, उस स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। स्टोमेटा क्लोज होने से ये होता है कि उसकी फोटोसिंथेसिस तो रुक जाएगी, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर जो वाटर है वो सेव किया जा सकता है और प्लांट के दोबारा किसी काम आ सकता है, उसकी लाइफ बचाई जा सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। It can be sprayed on the tree crops to regulate the fruit drop at the end of season, and this removes the need for picking over a large time span. यानी एब्सिसिक एसिड को कमर्शियली फार्मर स्प्रे करते हैं फ्रूट्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो कच्चा फल होता है वो कच्चा ही रहता है, वो पकता नहीं है। क्योंकि नॉर्मली इस तरह से होता है कि जो ऑर्चर्ड्स वगैरह होते हैं, बागों में फार्मर्स फल को कुछ दिनों के बाद तोड़ती हैं, यानी एक वीक में जितना फल तैयार हो जाता है, पक जाता है, उसको तोड़ लेते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद अगला जो फल पक जाता है उसको तोड़ लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद मजीद जो बाकी रह गया होता है उसको तोड़ते हैं। तो इस तरह से उनको बार बार कई सेशंस में अपना पूरा जो फ्रूट होता है उसको उतारना पड़ता है। अगर एब्सिसिक एसिड को स्प्रे कर दिया जाता है तो सारा फल जो है वो पकता नहीं है और एक ही दफा सीजन के एंड में जाकर वो सारा फ्रूट वहां से हासिल किया जा सकता है। तो इस तरह से एब्सिसिक एसिड की जो कमर्शियल एप्लीकेशन है वो फार्मर्स के लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ सीजन जो फ्रूट आता है उसकी रेट्स हाई होती है और वो बेनिफिशियल हो सकता है फार्मर्स के लिए। Now we will start the last hormone, that is ethene. It inhibits the stem growth, notably during the physiological stress. यानी ये भी स्टेम की ग्रोथ को कम करता है, स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, जब प्लांट्स में कोई ना कोई फिजियोलॉजिकली ड्रॉट, वाटर लॉगिंग, फॉगी वेदर या कोई इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं जब वो स्ट्रेस की कंडीशन में है, तो उस वक्त उसकी ग्रोथ रेट को ये कम करता है ताकि उसकी सर्वाइवल को आसान किया जा सके। इट इनहिबिट्स द रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ के ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट है, उसको कम करता है। एंड इट ब्रेक्स द बड डोरमेंसी, बडिंग को प्रमोट करता है, यानी बड से जो फ्रूट का बनना होता है उसको ये प्रमोट करता है, बड आसानी से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इट ब्रेक्स द बड डोरमेंसी, बड से लीफ बन जाएगा और अगर वो फ्लावरिंग बड है तो वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। It promotes flowering, especially in pineapple. It promotes the fruit ripening. फल जल्दी पकते हैं, इसकी वजह से fruit setting becomes easier. Let's talk about the commercial application of ethene. It induces flowering in pineapple. Especially जो pineapple farmers होते हैं उनके लिए ethene बहुत important होते हैं, क्योंकि उनमें flowering और उनकी fruit formation इसकी वजह से बहुत positive affected होती है. It stimulates the ripening of the tomatoes and the citrus fruits. टोमेटोस और सिट्रस फ्रूट्स यानी ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, लाइम्स, इन सारे सिट्रस फ्रूट्स की जितनी भी वैरायटीज होती हैं उनकी राइपनिंग बहुत इंक्रीज हो जाती है इथीन के स्प्रे के साथ। इथोफेन ब्रेक्स डाउन टू रिलीज इथीन इन प्लांट्स एंड इज अप्लाइड टू द रबर प्लांट टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स। इथोफेन एक स्प्रे की फॉर्म में होता है और ये प्लांट के ऊपर किया जाता है। इसको स्प्रे करने के बाद ये इथीन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है और ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है रबर प्लांट्स के लिए, क्योंकि रबर प्लांट्स के अंदर जो लेटिक्स होता है ना उसका फ्लो बहुत बढ़ जाता है और आसानी से वहां से लेटिक्स कलेक्ट किया जा सकता है। इथोफेन जो है वो एक्चुअली एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, क्योंकि ये इथीन रिलीज करता है जो कि प्लांट हार्मोन है। और दुनिया में जितना भी नेचुरली रबर प्रोड्यूस होता है उसका तकरीबन 99% जो है वो लेटिक्स से ही हमें मिलता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रबर प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाए तो लेटिक्स का फ्लो बढ़ जाता है और उसको आसानी से कमर्शियली वहां से कलेक्ट भी किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इन हायर एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में
कोऑर्डिनेशन दो तरीकों से होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी उनका नर्वस सिस्टम भी होता है। अब नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन भी हो सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन दैट इंक्लूड्स हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन्स इसमें शामिल होते हैं, वो रिलीज होते हैं और वो भी इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। So we will talk about the nervous coordination first. It involves specialized cells or neurons which are linked together directly. Lower animals में न्यूरॉन्स डायरेक्टली ही लिंक्ड होते हैं, यानी उनमें सिर्फ न्यूरॉन्स ही होती हैं। अक्सर उनकी बॉडीज में न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है और ये न्यूरॉन जहां सेंस करते हैं वहीं रिस्पॉन्स करते हैं। और दे मे बी लिंक्ड वाया द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी न्यूरॉन्स जो है वो किसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक अपना मैसेज लेकर जाती हैं और फिर वहां से उसका जो भी ऑर्डर होता है वो लेकर आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क that connect the cells or the organs, यानी each and every cell or even each and every organ of the body is in direct reach of the neuron. न्यूरॉन का बॉडी के हर सेल के साथ कनेक्शन होता है, हर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी उसके पार्ट्स होते हैं सारे न्यूरॉन की सप्लाई हर किसी को अवेलेबल होती है और इसीलिए हर किसी में सेंसेशन जो है वो शो होती है। एंड विच रिसीव द स्टिमुलाई रिसेप्टर्स, वो ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि स्टिमुलस को, एनवायरनमेंट में चेंज को फील करते हैं, दे आर कॉल्ड द रिसेप्टर्स, रिसीव करने वाले ऑर्गन्स। एंड दोस विच कैरी आउट द एक्शंस और रिस्पॉन्सेस, दे आर कॉल्ड द इफेक्टर्स, वो जो उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं, जो एक्शन हुआ, जो स्टिमुलस हुआ, उसको रिसीव किया गया, उसका मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया और उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स बॉडी के पार्ट्स शो करते हैं, दे आर कॉल्ड द इफेक्टर्स। सो लेट्स सी व्हाट इज अ न्यूरॉन। द न्यूरॉन हैज द कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इंपल्सेस। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यानी हमारे नर्वस सिस्टम में जितने भी सेल्स होते हैं जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ आपको डायग्राम में शो भी किया हुआ है। एंड न्यूरॉन हैज द कैपेसिटी, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी या पावर होती है दैट दे कैन जनरेट द इंपल्स। इंपल्स एक्चुअली मैसेज होता है, वो मैसेज जो न्यूरॉन के जरिए ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स, उसको इंपल्स कहते हैं। तो न्यूरॉन इंपल्स को जनरेट भी कर सकती हैं और कंडक्ट भी कर सकते हैं, यानी बॉडी के एक पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के किसी दूसरे पार्ट तक, या फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दे कैन कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस और नर्व मैसेजेस। एंड दीज इंपल्सेस ट्रेवल अक्रॉस द साइनेप्सेस। ये मैसेजेस जो कि न्यूरॉन के जरिए ट्रांसफर होते हैं, दे हैव टू ट्रेवल थ्रू अ गैप। गैप्स होती है साइनेप्सेस। ये साइनेप्स एक छोटा सा गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन, क्योंकि एक न्यूरॉन से जब अगले न्यूरॉन तक मैसेज जाता है, कन्वे होता है नर्व इंपल्स, तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में कभी भी कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, बट देयर आर ऑलवेज वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दीज माइक्रोस्कोपिक गैप्स आर कॉल्ड साइनेप्सेस। तो ये साइनेप्सेस को भी क्रॉस करती है नर्व इंपल्सेस। दे पास फ्रॉम रिसेप्टर्स, go to the nervous system and then again come back to the effectors. They bring about the nervous coordination in this way. तो होता क्या है कि रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स होती हैं जो कि स्टिमुलस को फील करते हैं, चेंज को फील करते हैं, सेंस करते हैं और न्यूरॉन्स उसको इंपल्स की फॉर्म में लेकर जाते हैं, आगे से आगे वो ट्रेवल करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं और वहां से उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो इफेक्टर्स तक आता है और इफेक्टर्स उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन शो करें या वो किसी हार्मोन को रिलीज करें, वो अपना रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। द एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम विच हेल्प इन कोऑर्डिनेशन आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के। रिसेप्टर मे बी एन ऑर्गन, receptor may be a cell और receptor may be a neuron और nerve ending। यानी रिसेप्टर एक छोटे से लेकर बड़े पार्ट तक कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं, ये सेंस करती है एनवायरनमेंट में जो चेंज होती है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसको स्टिमुलस कहते हैं। ये स्टिमुलस को फील करते हैं, उसको रिसीव करते हैं।
देन आर द न्यूरॉन्स, फिर न्यूरॉन्स उस स्टिमुलस को आगे कन्वे करते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड तक अपना मैसेज लेकर आए या वो ब्रेन तक लेकर जाएं, और फिर वहां से जो मैसेज वापस आता है, जो रिस्पॉन्स शो करना होता है और जो ऑर्गन्स इसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो करते हैं, दे आर कॉल्ड द इफेक्टर्स. इफेक्टर्स यूजुअली दे आर ऑफ टू टाइप्स. दे मे बी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, और इफेक्टर मे बी एनी ग्लैंड. अगर वो ग्लैंड्स हैं तो वो कोई ना कोई सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, उसकी सिक्रीशन इनहिबिट होगी या उसमें इंक्रीज हो जाएगा. Let's see what are the receptors. The neuron fibers or the cell bodies can be excited by small electrical shocks, mechanical stimulus, chemical stimulus, light, temperature, and receptors detect the changes in the internal and the external environment. यानी न्यूरॉन के फाइबर या सेल बॉडीज, हर वो चीज जो कि रिसेप्टर की कैटेगरी में आती है, वो छोटी सी चेंज फील कर सकती है. अगर वो कोई इलेक्ट्रिकल शॉक की फॉर्म में हो, डेट मे बी अ मैकेनिकल टच और प्रेशर स्टिमुलस, it may be a change in the chemical composition, it may be change in the light intensity or in the warmth or the cold of the temperature. और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करे, बल्कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस, जो चेंज आती है, ये उसको भी सेंस करते हैं. नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स. द रिसेप्टर मे बी अ सेल, इट मे बी अ न्यूरॉन एंडिंग और अ रिसेप्टर ऑर्गन. यानी रिसेप्टर एक सेल भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है, और किसी न्यूरॉन की सिर्फ एंडिंग, उसका सिरा भी हो सकता है, जो कि स्टिमुलस को फील करे. They are classified as chemoreceptors, mechanoreceptors, photoreceptors, thermoreceptors, nociceptors. और अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं. So first of all we will talk about the chemoreceptors. Actually these are the receptors and they are to sense smell, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, यानी हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में कोई ऊपर नीचे चेंज आ रही है तो ये उसको फौरन सेंस करती हैं. ऑक्सीजन लेवल को ये सेंस करती है. दे सेंस द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, उसको भी सेंस करती है. दे डिटेक्ट द अमाइनो एसिड्स in the body and they are also sensitive to the fatty acids present in our body. And examples is the receptors in the hypothalamus. Hypothalamus brain का एक पार्ट होता है और उसमें इस तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं जो कि इन सारी केमिकल्स को सेंस करते हैं और ब्रेन तक उसको उसकी अवेलेबिलिटी करते हैं, यानी ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं कि इस वक्त इन केमिकल्स के लेवल में कोई चेंज आ रही है बॉडी में या नहीं आ रही है. Next are the mechanoreceptors. These detect the stimuli of touch, pressure. अब touch may be a soft touch and pressure may be a very hard touch. बड़ा उसकी intensity इसमें ज़्यादा होती है. Hearing is also a mechanical stimulus. Hearing को feel करती है ये, उसको sense करती है. And equilibrium, balance को ये detect करती हैं. For example, the free nerve endings. Free nerve endings or the bare nerve endings, they are unspecialized nerve fiber endings and they are sending its signals to the sensory neurons. Expanded tip endings भी इसके लिए होती हैं. These are the neuron endings which have the expanded tips, यानी इनकी tips expand कर गई होती हैं and they respond directly to the adequate amount of stimulus. And stray endings are also the nerve endings which are bringing the information from the body's periphery towards the brain. यानी ये बॉडी के peripheral part से लेकर उसके brain तक मैसेज को कन्वे करती हैं. Usually these mechanoreceptors are present in the skin of organisms. Next are the photoreceptors. These respond to the stimuli of light. And example is the rods and cones in the eye. हमारी आई की जो थर्ड लेयर होती है रेटिना, उसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स आर द सेल्स विच आर सेंसिटिव टू द लाइट एंड डार्क, यानी ये अंधेरे में लाइट में डिफरेंशिएट कराने के काम आते हैं. एंड कोन्स
आर टू डिफरेंशिएट अमंग कलर्स। कोन सेल्स जो होती हैं वो 3 जो प्राइमरी कलर्स होती हैं उन तरह के होते हैं, और हम सारे कलर्स को उन्हीं 3 रंगों की कॉम्बिनेशन के साथ देख पाते हैं। तो ये जो रॉड्स और कोन्स होती हैं ये डिटेक्ट करती हैं स्टिमुलस ऑफ लाइट को, और उसके बाद मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। They are also called the electromagnetic receptors because light is made up of electromagnetic radiations. तो इसी वजह से जो लाइट को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आर द थर्मोरिसेप्टर्स। These are the free nerve endings or the nerve endings which are bare, and they are unspecialized nerve endings sending its signals to the sensory neurons. They show response to warmth एंड कोल्ड, यानी गर्म और ठंडे को ये रिस्पॉन्स करते हैं। लास्ट आर द नोसिसेप्टर्स। दीज आर अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स, यानी ये भी अनस्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं। एंड दे डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ पेन। ये स्पेशली हमारी बॉडी में पेन की फीलिंग के लिए होती है, पेन को सेंस करने के लिए होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। Each type of the principal type of sensation that we can experience, pain, touch, light, sound, etc. They are called modalities of sensation. यानी हर तरह की सेंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम फील करते हैं, जिस सेंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे हम गो थ्रू होते हैं, चाहे वो पेन है, वो गर्मी की है, वो सर्दी की है, वो किसी प्रेशर की है, या बैलेंस में कोई इशू आ रहा है, इन सब को हम कलेक्टिवली मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन कहते हैं। Although we experience different modalities of sensation, nerve fibers transmit only impulses. यानी हम सेंसेशन तो डिफरेंट टाइप्स की सेंस करते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजों को या स्टिमुलस को हम फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो तो सिर्फ इम्पल्सेस को ही ट्रांसफर करते हैं ना। इम्पल्स अभी हमने बात की थी ना कि इम्पल्स वो मैसेज है जो नर्व के जरिए ट्रांसफर हो रहा है, जो न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, that is called impulse. Different nerve fibers, they transmit different modalities of sensation. अब हम ये देखते हैं कि नर्व फाइबर्स किस तरह से डिफरेंट सेंसेस को ट्रांसफर करते हैं इम्पल्स की फॉर्म में। Each nerve tract terminates at a specific point in the central nervous system. यानी हर नर्व फाइबर जब ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर होता है तो उसका एक स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट होता है। हर नर्व को पता है कि उसने ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ जाकर एंड होना है, यानी उसने कहाँ जाकर अपना मैसेज छोड़ना है। The type of sensation is determined by the point in the nervous system to which the fiber lead. यानी उस नर्व के ऊपर किस तरह का मैसेज जा रहा है ये पता चलेगा कि वो नर्व कहाँ जाकर एंड होती है। वो नर्व वहीं जाकर एंड होगी जहां उस मैसेज को सेंस करने के लिए स्पेसिफिक पार्ट होगा ब्रेन का। As the touch stimulus is carried by the nerve impulse in the touch area of the brain, जैसे टच के लिए जो स्टिमुलस है वो ब्रेन में जाता है तो हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो सिर्फ टच के स्टिमुलस को सेंस करने के लिए होता है वो फौरन एक्टिव हो जाता है और वो उस इंपल्स को फील करता है। सिमिलरली द फाइबर्स फ्रॉम द आईज रेटिना दे टर्मिनेट इन द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। आईज के रेटिना से कोन से जो मैसेजेस जाते हैं, जो न्यूरॉन्स ब्रेन में मैसेज लेकर जाते हैं, वो ब्रेन का पार्ट है विजुअल कॉर्टेक्स, जो स्पेशली इन विजुअल सेंटर भी उसको कहते हैं, जो इन न्यूरॉन्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वो वहां जाकर एंड होते हैं। मोर ओवर ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड दिस इज कैरी टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। यानी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होती हैं। हर ऑर्गन की अपनी स्पेशलिटी होती है कि उसने किस तरह के स्टिमुलस को सेंस करना है, और फिर उसकी भी अपनी स्पेशलिटी है कि उसने ब्रेन में जाकर कहां पर अपना मैसेज कन्वे करना है। Response to the mechanical conditions of internal organ. There are many receptors which respond to the mechanical conditions of the internal organ. यानी ये जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी के जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ बाहर की फीलिंग्स को, बाहर के स्टिमुलस को ही सेंस करें, बल्कि बहुत सारे रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो बॉडी की इंटरनल मैकेनिकल कंडीशंस को सेंस करती हैं। फॉर एग्जांपल द रिसेप्टर्स ऑफ द स्टमक वॉल व्हिच मे बी कंसर्न टू द एरोजल ऑफ हंगर।
यानी स्टमक की वॉल में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हंगर फीलिंग्स को सेंस करते हैं. Stretch receptors of the carotid and the aortic arteries of tetrapods, they have role in the regulation of blood pressure. कैरोटिड आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो टेट्रापोड्स में ब्रेन या उससे रिलेटेड पार्ट्स तक ब्लड सप्लाई करती हैं. टेट्रापोड्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं, उनको टेट्रापोड्स कहा जाता है. यानी एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इस कैटेगरी में आते हैं. तो कैरोटिड आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि उनके ब्रेन और उससे रिलेटेड पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करती हैं. एओर्टिक आर्टरीज वो होती हैं जिसमें बेसिक जो है वो एओर्टा होती है, जो कि आर्टीरियल ब्लड, मेन जो प्योरीफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से लेकर निकलती है. और उसके बाद इसमें से डिफरेंट आर्टरीज अराइज होती हैं जो कि बॉडी के बहुत सारे के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती हैं. अब इन कैरोटिड और एओर्टिक आर्टरीज में भी रिसेप्टर्स होती हैं जिन्हें स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहा जाता है. और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो बॉडी के ब्लड प्रेशर के साथ रिलेटेड होती हैं. यानी इनके ऊपर अगर स्ट्रेच ज्यादा आ रहा है, डेट मीन्स के बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है और इसके अकॉर्डिंगली बॉडी अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट करती है या सेंस करती है. The endings with the similar properties are also found in the brachial vessels of the fishes. फिशेस के गिल्स को जो वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, these are called the brachial vessels. और उनमें भी इसी तरह से ब्लड के प्रेशर को सेंस करने के लिए, स्टिमुलस को फील करने के लिए प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं. With this we have completed our today's lesson. Now we will have a short recap. सबसे पहले हमने प्लांट हार्मोन्स की बात की कि वो सिंगल सेल मॉलिक्यूल्स होती हैं और सिंपल से मॉलिक्यूल्स होती हैं लेकिन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस होती है, बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर द प्लांट्स. उनकी ग्रोथ से लेकर उनको स्ट्रेस से बचाने तक, उनकी हर चीज़ को, उनके पैथोजन की रेजिस्टेंस को, हर चीज़ को, इवन उनकी पूरी लाइफ में उनकी लीफ फॉल तक को ये कंट्रोल करते हैं. सबसे पहले हार्मोन्स में हमने जिब्रेलिन्स को देखा. जिब्रेलिन्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फंगल कल्चर्स. दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर द प्लांट्स. दे प्ले रोल इन द सेल इनलार्जमेंट along with the auxins. They increase the apical meristums and cambium, यानी उसकी लेंथ में, उसकी विड्थ में इंक्रीज करवाते हैं, बोल्टिंग कॉज करते हैं, बड इनिशिएशन हो जाती है क्रिसैंथेमम के कैलस में, लीफ ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ को पॉसिबल करते हैं, इनहेंस करते हैं. एंड इन एपिकल डोमिनेंस दे आल्सो प्रमोट द एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स एज वेल. और लॉन्ग डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं और लीफ की सीनेसेंस को ये डिले करते हैं, यानी पत्ते की एज को बढ़ाते हैं, वो ज्यादा देर तक शूट के साथ लगे रह सकते हैं. कमर्शियल एप्लीकेशंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि टेंग्रीन्स में, पियर्स में ये फ्रूट सेटिंग को पॉसिबल करती हैं, उनकी बेरी का साइज इंक्रीज करते हैं. इसी तरह से बार्ले में अल्फा माइलेज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से मेल्टिंग का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है. बनानास और ग्रेप फ्रूट्स की राइपनिंग जो है वो डिले हो जाती है और उनका स्टोरेज टाइम इंक्रीज करवाते हैं. अगला हार्मोन हमने देखा साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स भी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये प्राइमरी रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और उसके साथ लेटरल रूट्स जो है ना उनकी ग्रोथ को ये इंक्रीज करते हैं. बड इनिशिएशन लीफ ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं. लेटरल बड इसकी वजह से ज्यादा ग्रो करती हैं. बड की डोरमेंसी को भी ये ब्रेक करती हैं. दे ऑल्सो इंक्रीज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. और इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस में हमने देखा था ये फ्रेश लीफी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कैबेज, लेटस वगैरह में. और फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स को और फ्लावर्स को ये ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकती हैं. नेक्स्ट हार्मोन हमने देखा एब्सिसिक एसिड. इट इनहिबिट्स द स्टेम एंड द रूट ग्रोथ स्पेशली ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. जैसा कि ड्रॉट में या वाटर लॉगिंग के सीजन्स में ये रूट की ग्रोथ को, स्टेम की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं. ज्यादा देर तक सीड जो है वो डोरमेंट फॉर्म में रह सकते हैं टिल द कंडीशंस बिकम फेवरेबल. और फ्लावरिंग में ये जिब्रेलिन्स के एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस. और कमर्शियल एप्लीकेशन में ये
फ्रूट फॉल को, फ्रूट की सेटिंग को ये इनका टाइम इस तरह से कर देते हैं कि एट द एंड ऑफ सीजन सारा फ्रूट अवेलेबल होता है। इस तरह से उसकी जो पिकिंग का टाइम होता है वो बच जाता है फार्मर्स के लिए और एट द एंड ऑफ सीजन उनके लिए सारा फ्रूट अवेलेबल हो जाता है। लास्ट हार्मोन हमने इथीन पढ़ा। इथीन जो है वो भी ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है। स्टेम ग्रोथ को, रूट ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, बड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। स्पेशली पाइनएप्पल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइनएप्पल की फ्लावरिंग होती है, उसकी फ्रूट राइपनिंग होती है और कमर्शियली भी ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कमर्शियली जो इथोफेन कंपाउंड है स्प्रे वो यूज होता है प्लांट्स के ऊपर, उसको रबर प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाए तो लेटिक्स का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से कलेक्ट हो जाते हैं और रबर की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। अगला हमारा पार्ट था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें एनिमल्स कोऑर्डिनेशन में हमने एलिमेंट्स देखे नर्वस सिस्टम के, जो कि रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स होती है। रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन्स which receive the stimulus, neurons are the structural and the functional units of the nervous system, and effectors are the organs which show response, जो कि बॉडी के मसल्स भी हो सकते हैं और बॉडी के ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस के आफ्टर इफेक्ट्स में। हमने रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन देखी, कीमो रिसेप्टर्स जो कि बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स जैसे ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ग्लूकोज, फैटी एसिड वगैरह इनकी कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू द touch and the pressure stimulus usually present in the skin. Photoreceptors are sensitive to light. Thermoreceptors are sensitive to the warmth and cold, and nociceptors are sensitive to the sense of pain. Modalities of sensation में हमने देखा कि ये सारी चीजें जो सारे senses जिनको हम feel करते हैं, जिनसे हम go through होते हैं, they are collectively called the modalities of sensation. और फिर हमने देखा कि body जो है, body के internal organs जो हैं वो भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की मैकेनिकल कंडीशंस को देखते हुए अपना रिस्पांस शो करते हैं। अब इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर तो एंड हुआ। हमने आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट तैयार की है, इसमें आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने इस लेसन को अच्छी तरह से सुनना है, बुक से रिवाइज करना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज how are gibberellins produced commercially? Question number 2 is how do gibberellins affect the red light? Question number 3 is what is the effect of cytokinins on the growth of roots? Question number 4 is how do cytokinins affect the aging of the fresh leaf crops? Question number 5 is which hormone is active during the physiological stress of plant? Question number 6 is how do abscisic acid regulate the fruit drop of the plants? Question number 7 is what is the role of ethane on the citrus plants? Question number 8 is how do abscisic acid affect the flowering of plants? Question number 9 is how do animals coordinate with their environment? Question number 10 is state the classification of receptors. Question number 11 is to which factors chemoreceptors respond? Question number 12 is what are the modalities of sensation? Question number 13 is what is the role of stretch receptors in tetrapods? Question number 14 is what is the role of nociceptors? Question number 15 is what are the elements of nervous system? And with this our today's lesson is complete. Wish you all the best. Thank you. Allah Hafiz.